हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 27 ऑफ जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं फेडरलिज्म पे। हर साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट रॉयल ब्यूरियल्स और द रॉयल ब्यूरियल माउंट्स ऑफ अ होम डायनास्टी। The point here is that this has been recognized and listed to be a representation from India towards the UNESCO World Heritage List. And once any monument gets included in the list, there are high chances that it will be asked in the prelims exam. Further, there is an interesting article about the children's personal data and how Supreme Court had earlier in the K.S. Puttaswamy case said that it's about the privacy of the data, and the right to privacy is one of the definite constituents of our fundamental rights. Further, we also have an editorial about the Bay of Bengal and the recent, uh, you can say, recent new trends and new updates in the regional arena of Bay of Bengal. Oh, there is one more editorial which talks about, basically there are two editorials. One is an editorial in the corner section of the Hindu, and another is a news article in which the upcoming or the running up President Harris, Kamala Harris, met the Israeli Prime Minister this Netanyahu, and there is that statement that she said, "I will not be silent on Gaza." So now the changing dynamics of US politics are on the rise, and we are going to see that how the oldest democracy of this age will see itself in its elections which are upcoming. इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो सी द डेफेमेशन केस एंड व्हाट आर द निट्स एंड ग्रेड्स ऑफ डेफेमेशन केस। यहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा डिस्कशन डेफेमेशन पे नहीं करना है या एंटी डिफेक्शन लॉ पे नहीं करना है, बट वी विल डिस्कस द स्पेशल कोर्ट्स, हाउ कम दे केम टू द ओरिजिन, स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं और स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपीज एंड एमएलएज कितने हैं इंडिया में और क्यों बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला था। शुगर मिल्स और सस्टेनेबल फ्यूल्स, इस पे एक न्यूज़ आर्टिकल था, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड अबाउट बायोफ्यूल्स। सो स्टे कनेक्टेड टिल द लास्ट। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। कुर्सी की पेटी बांध लें। with this prelims PYQ, which appeared in UPSC prelims 2024, we shall start the discussion. And कल के ही डिस्कशन में मैंने आपको बोला था कि पॉलिटी में बहुत ही तीन चार वर्ड्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है और बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं प्रीलिम्स के पेपर्स में, लाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड द अदर सी चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, what UPSC does or what any other examiner does is understand this properly. What they will do is they will just interchange these words. प्रेसिडेंट का गवर्नर बोल दिया, गवर्नर का प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट बोल दिया और प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर बोल दिया, बस। वंस दिस इंटरचेंज हैपन्स, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इतना समझ में आ गया तो आप स्टेटमेंट को तुरंत पकड़ लोगे कि ये ठीक है या गलत। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ऊपर यूनियन बजट की, तो अब हमें याद रखना है कि यूनियन बजट कौन करेगा, यूनियन बजट का काम किसका है, तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, लीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस। कोई भी ऐसा वर्ड जब आप देखोगे दैट दिस पर्सन लेज डाउन, ठीक है, दिस पर्सन लेज डाउन एनीथिंग इन दी पार्लियामेंट और बिफोर दी हाउसेज, रिमेंबर इट्स ऑलवेज प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, in some cases there is like other these bodies also, other you can say heads of the office also, but usually it's president only, so remember this one thing। ठीक है, इससे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो गया, आपका आंसर आ गया। लेट्स मूव फर्दर। आर्टिकल 112, 113 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स एकदम रट डालने हैं। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एकदम याद करना है, वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज बराबर वही होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो आपको झूठ बोलता है कि आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, आर्टिकल्स को ऐसे ही छोड़ दो, नंबर कभी नहीं पूछता है, वो नंबर भले ना पूछे,
हमें दिक्कत नहीं है, नहीं पूछेगा वो आर्टिकल 112 क्या है, ऑल्दो वो पूछ चुका है। आर्टिकल 110 क्या है, कल नहीं परसों 2 दिन पहले के डिस्कशन में हमने देखा आर्टिकल 109 पे क्वेश्चन आया था, मनी बिल का क्वेश्चन, साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 109, ठीक है? तो जो भी आपको ये झूठ बोलता है, चाहे वो कोई यूट्यूब वाला हो, कोई टीचर हो, जो भी हो, आपका फ्रेंड हो, उसको बोलो, आप याद मत करो बट मुझे याद करने हैं। मेक अ लिस्ट, नहीं है आपके पास लिस्ट, लक्ष्मीकांत में पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है? आई विल बी रिलीजिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दीज आर्टिकल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, बट इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर देम, मेमोराइज देम, एंड रट्टा मारना इज योर रट्टो फाइट, ठीक है? अदरवाइज प्रीलिम्स में कहीं नहीं जा रहे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट फेडरलिज्म, ठीक है? यहां पे कुछ उतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक काम करना है, इसको समझना है। हो क्या रहा है, ये स्टेट है और ये सेंटर है, ठीक है? सेंटर ने स्टेट में अपॉइंट किया गवर्नर को, अब स्टेट में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, बिल जाएगा गवर्नर के पास और गवर्नर को बोला जाएगा अपना सिग्नेचर दो, गवर्नर बोलेगा ठीक है देखा जाएगा, देखते हैं। और ये देखते 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 बहुत सारा टाइम निकल जाता है और गवर्नर देखता ही रहता है और वो साइन करता नहीं है, ठीक है? एंड टू सम मैटर्स इट्स लाइक कि जब 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने हो गए बिल को पेंडिंग गवर्नर के पास, उसके बाद बोलता है कि नहीं भाई साहब मैं तो ये रिजर्व कर रहा हूं प्रेसिडेंट के लिए। और अब जब ये बिल रिजर्व हो गई प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का काम खत्म, उसके बाद प्रेसिडेंट का काम है और सेंटर का काम है। अब सेंटर, अगर पार्टी ए यहाँ पे गवर्नमेंट में है और स्टेट में पार्टी बी गवर्नमेंट में है, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट में है, अगर सेंटर में वी डोंट नो बट हाइपोथेटिकली अगर कांग्रेस होती और स्टेट्स में बीजेपी होती तो वो बिल पास ही नहीं होती, ठीक है? देन वो बिल अगेन प्रेसिडेंट के पास बैठी रहती। इवन आफ्टर द रिकंसिडरेशन ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट नो दिस थिंग कि अगर प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापस भी भेज दिया और स्टेट लेजिस्लेचर को बोला कि रिकंसिडर करो इस बिल को, और स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तब भी प्रेसिडेंट लायबल नहीं है साइन करने को, जैसे कि इन केस ऑफ सेंटर होता है। सेंटर में क्या होता है कि अगर कोई बिल सेंटर ने पास कर दी, लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दी और वो प्रेसिडेंट के पास चली गई, प्रेसिडेंट ने बोला नहीं दोबारा से रिकंसिडर करो, तो लेजिस्लेचर दोबारा से पास करके प्रेसिडेंट के पास जाएगी बिल, और नाउ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू साइन द बिल, बट इन केस ऑफ स्टेट्स इट्स नॉट। अब इसी इशू को, क्योंकि गवर्नर इन बिल्स के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और ये बिल्स पास नहीं कर रहा होता, इसी चीज को अब सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन कर रही है दैट if the governors are subverting the federalism. What do we mean by that? The top court's decision comes on a petition by the Kerala government over the governor sitting on the crucial bills and eventually referring them to president who acts on the aid and advice of the union cabinet. ठीक है कि यही बस सिंपल कहानी जो मैंने आपको बताई वही कहानी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस न्यूज, ठीक है? व्हाट इज बेसिकली द गवर्नर्स पावर ओवर द बिल्स, ठीक है? तो अगर आप गवर्नर के पावर्स देखो तो इट्स अंडर आर्टिकल 200 that outlines this article outlines that the process for a bill to be passed by state legislative assembly. आर्टिकल 200 बताता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास कैसे करेगी, एंड जब वो बिल पास करती है तो उसके बाद वो बिल जाएगी किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर के पास ऑप्शन क्या है? वो एसेंट दे सकता है, वो विथहोल्ड कर सकता है अपना एसेंट, और ही कैन रिजर्व the bill for the consideration of the president. Governor may also return the bill to the house or to the state legislative assembly. If there are two houses, it will return to the both houses. ठीक है? इसके बाद there is one more article, that is article 201, which says that when a bill is reserved for president, जब ये बिल रिजर्व हो गई प्रेसिडेंट के पास या प्रेसिडेंट के लिए, द प्रेसिडेंट व्हाट ही विल डू इज ही मे गिव हिज असेंट, he may withhold his assent from the bill.
The president may also direct the governor. He may also direct the governor to return the bill to the house or the houses of the legislature for reconsideration. ठीक है, ये गवर्नर को बोलेगा फिर से रिटर्न करो फॉर रिकंसिडरेशन. वंस दिस हैपन्स, उसके बाद क्या होगा? नाउ द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू गवर्नर, वी मस्ट अंडरस्टैंड देम. That he may give his assent, he can send the bill back to the assembly requesting it to reconsider its provisions. He may also reserve the bill for the president. This brings in the obligation where the bill once passed by the governor by the state legislative assembly. अगर स्टेट अभी तक जो में हमने डिस्कशन किया, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नर को बिल दे दी और गवर्नर ने बोला कि इस बिल को रिटर्न कर दिया, खुद से ही रिटर्न किया, अभी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके नहीं दिया है, ठीक है, गवर्नर ने खुद ही रिटर्न किया इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा से इसको पास कर दिया, तो इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन गवर्नर टू साइन. ठीक है, बट इवन इफ it is again passed by the legislature and the bill endangers the position of high courts in the state, the bill must be reserved for the president. Plus इसके बाद reconsideration के बाद भी the governor can reserve the bill if it is of following nature. Like what nature it should be? There are some crucial elements which are highlighted in constitution. अगर उन सब्जेक्ट्स पे बिल बना हुआ है तब गवर्नर को ये रिजर्व करना ही पड़ेगा. जैसे इट इज अ बिल विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है, इट्स अ बिल विच इज ऑपोज्ड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. It's a bill which is against the larger interest of country. It's a bill which is of grave national importance, and it's a bill which deals with compulsory acquisition of property. We can say that this is a bill which deals with Article 31A. तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखने हैं कि अगर इन मैटर्स पे बिल होती है देन गवर्नर हैज टू विथहोल्ड इट एंड रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कि क्या कैन अ गवर्नर withhold his assent to a bill in exercise of his discretionary powers? Can he withhold? क्या एक गवर्नर withhold कर सकता है बिल in exercise of his discretionary powers? Can he withhold it with his own discretion? If you talk about Article 200, simply Article 200 says कि गवर्नर जो है वो withhold कर सकता है बिल, but the experts say he can do it only with the advice of Council of Ministers. ठीक है, कि गवर्नर को अगर withhold भी करनी है बिल तो उसको Council of Ministers से पूछना है. But Constitution provides that governor can exercise his executive powers. Article 154 says कि गवर्नर जो है जितने भी उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो उसको एक्सरसाइज करने हैं ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज अंडर आर्टिकल 154. द लार्जर क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई इज गवर्नर or why governor should be allowed to withhold the assent on a bill when the bill is passed by the assembly? Because assembly, it is, governor is a part of executive and legislative assembly is legislature. It has been mandated by the people as their own representatives for their own lawmaking process. So the issue which is created over here due to long pending bills, क्योंकि असेंबली में बहुत टाइम से बिल्स पेंडिंग होती है इसीलिए इशू बन गया. बिल्स इसीलिए पेंडिंग होती है क्योंकि गवर्नर एसेंट नहीं दे रहा है. अगर वो एसेंट देना भी चाहता है तो वो लास्ट पॉइंट पे आके उसको फोर्स करके, अगर वो एसेंट दे भी दे, रिक्वेस्ट कर करके वो रेडी भी हो जाए, तो लास्ट पॉइंट पे उसको याद आता है कि नहीं अब मैं इसको प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा. तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेंडेंसी क्रिएट होती है. आर्टिकल 200, 201 यहाँ पे डिस्कशन में है, और इस पेंडेंसी की वजह से अगर आप देखो
This failure, the governor's failure to take the decisions on bills passed by the legislature, brings in something called as policy paralysis at the legislative level also. ठीक है, it delays the implementation of the policies, it undermines the democratic process. As I said कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. वंस they are elected to the assembly, once they are elected to the house, it means that they have been mandated by the public that they can make the laws. और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव जो कि सेंटर ने अपॉइंट किया है वो इन बिल्स को रोक रहा है, इट मींस दैट इट्स अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. Then public perception that these pending bills create that there is corruption or there is inefficiency in the state government, which I already discussed कि पार्टी ए सेंटर में है, पार्टी बी स्टेट में है, एंड जब पार्टी बी कुछ काम ही नहीं कर पा रही है, वो बिल पास ही नहीं कर पा रही है, तो स्टेट जहाँ पे पार्टी बी है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस केरला में पार्टी बी है जो वहाँ काम ही नहीं कर पा रही है, देन व्हाट पीपल विल थिंक कि ये तो स्टेट की गवर्नमेंट जो है ये तो बेकार गवर्नमेंट है, इसको हटाओ यहाँ से, अगली बार दूसरी गवर्नमेंट को वोट देंगे, अगली बार हम पार्टी ए की गवर्नमेंट बनवाएंगे क्योंकि पार्टी बी ने हमारा कुछ काम किया नहीं, क्योंकि इनने कोई बिल ही नहीं पास कर पाए. तो दैट इज इट, दैट इज अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, द इशू दैट इज इन द न्यूज. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है. आई गेस 2018 या 2019 का क्वेश्चन है. Similar question was there that one of the site which was listed, which was about to be discussed in UNESCO World Heritage Committee, that to be recognized as World Heritage site, was in the list, but the question was asked by UPSC in the same manner कि वो लिस्ट में जाने वाली थी, इट वॉज अबाउट टू बी रिप्रेजेंटेड, लिस्ट में चली गई और अभी तक स्टेटस नहीं मिला था, बट फिर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया. आई डो नॉट रिमेंबर द ईयर पर्टिकुलरली, बट येस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दैट. नाउ लेट्स सी द न्यूज. दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट अ होम डायनास्टी. सेकंड, a home dynasty of Assam. Second, there are burial mounds. ठीक है. थर्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तीन चार चीजें हैं जो हमें समझनी है इस न्यूज में. न्यूज को ब्रेक करेंगे जैसे हम मेंस के क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं. तो यहाँ पे बात की जा रही है, यू कैन, दीज आर प्रोनाउंस्ड एज चैरियडियो और कार्यदियो मोइदम्स. ठीक है, ये 700 साल पुराने माउंट्स है जिसके अंदर ब्यूरियल माउंट मतलब इसके अंदर कोई उनका राजा हुआ होगा, कोई बड़ा आदमी हुआ होगा जिसके लिए ये एक टाइप से ब्यूरियल बनाया गया, कब्र बनाई गई, उसको अंदर उसके एशेज या उसको जिंदा ये मरने के बाद वहां पे डाल दिया गया. यू माइट ऑल्सो बी नोइंग अबाउट द मेगालिथ्स. मेगालिथ्स, ठीक है, द मेगालिथिक कल्चर which was since the ages of Indus Valley civilization in the southern parts of India, है ना. मेगालिथिक कल्चर्स जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, मेनहियर्स होते थे. ठीक है, मेनहियर्स, दी उत्कल्स, है ना, रॉक ब्यूरियल्स, पॉट ब्यूरियल्स, वो सब चीजें आपने शायद एंशिएंट मिडिवल में पढ़ी होंगी. अब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट मेगालिथिक कल्चर को आप अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. वन थिंग, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अ होम डायनास्टी एंड इट्स ब्यूरियल माउंट्स. तो अ होम डायनास्टी और ब्यूरियल माउंट्स और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस करते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को पर से, ठीक है, यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस, फ्रांस. It was founded in 1945. It is a successor of League of Nations, and लीग ऑफ नेशंस का उस टाइम पे एक कमिटी था जिसका नाम था इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन.
उसी के बदले फिर यूनेस्को बना 1945 में। यहां तक क्लियर है? यूनेस्को क्या क्या काम करता है? यूनेस्को 5 की एलिमेंट्स देखता है, लाइक एजुकेशन, नेचर और नेचुरल साइंसेस, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये 5 चीजें यूनेस्को देखता है, ठीक है? एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। यूनेस्को प्रोग्राम कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट्स ऑफ एसडीजीज ऑल्सो, ठीक है? यूनेस्को एक्टिविटीज़ हैव एक्सपेंडेड बहुत ज़्यादा, और यूनेस्को अगर आप देखो तो हर साल ही 1-2 साइट्स आपकी न्यूज़ में आती ही आती है, और 2024 के पेपर में भी हमने डिस्कस कर लिया है शांति निकेतन को, ठीक है? जो कि पूछा था यूपीएससी ने, तो हल्के में मत लेना इस न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट है। नाउ यूनेस्को की एक्टिविटीज जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चर या नेचुरल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दिया जाता है, और वंस अ साइट इज डिक्लेयर्ड एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देन उसको प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंस मिलता है, और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाता है। अब ये सब काम कौन करता है? तो ये करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में 21 स्टेट पार्टीज होती है, ठीक है? जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को। वो इनको इलेक्ट करती है, और ये जनरल असेंबली जो यूनेस्को की है, ये साल में बस एक बार ही मिलती है, और मिलने के बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को इलेक्ट करती है। दिस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, एक ये कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करती है, प्लस एक हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज फंड है जिसको ये इम्प्लीमेंट करती है, और उस फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इन सब साइट्स को। डन यहाँ तक? देखो, क्वेश्चन ऐसी ही डिटेल्स में आता है, ठीक है? अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो इतनी ही डिटेल्स में क्वेश्चन आएगा, और अगर आप कोई और एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देखना, आपको आर्टिकल्स के सेक्शंस तक पूछे जाएंगे, जो कि पूछे भी जा चुके हैं आज तक, ठीक है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं, और इन साइट्स का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का सब पार्ट्स और जो डीप चीज़ें हैं ना, वो पूछी जा रही है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ना, कि मैं अगर आपको एक सिंपल ट्रायल दूं, मतलब सिंपल एक, मतलब एक ट्रेल के थ्रू लेके जाऊं, तो 2012-13 की बात है, 2013-14 की बात है, तब अगर क्वेश्चन बुद्धिज्म से आता था ना, तो वो ये पूछते थे कि लॉर्ड बुद्धा कौन थे, बुद्धा को खाना किसने खिलाया, बुद्धा को पानी किसने पिलाया, बुद्धा को राइस, ये क्या नाम है उसको, खीर किसने खिलाई, बुद्धा कहाँ कहाँ गया, ठीक है? तो बुद्धा पे बुद्धा का क्वेश्चन आता था, बस बुद्धिज्म पे। देन इट केम डाउन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बुद्धिज्म, कि रिलीजन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर रिलीजन में प्रैक्टिसेस क्या क्या है, फिर ये और ज्यादा नीचे गया और पूछा सेक्ट्स क्या क्या है, सेक्ट्स के बाद पूछा बुक्स क्या क्या है, अब ये भी खत्म हो गया। फिर पूछा बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म क्या है, फिर जैनिज्म को पूछा, फिर जैनिज्म के अंदर की चीजें पूछी, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर करके पूछा। अब जाके ये हाल है कि 2023 का जो क्वेश्चन था, इट टॉक्स अबाउट कि आप ये बताओ, बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स है, स्वतंत्रिकाज एंड सामित्याज, इन दोनों के बिलीफ सिस्टम में डिफरेंस क्या क्या है, ये तक पूछ चुका है। इनके बिलीफ सिस्टम में क्या डिफरेंस है, पुद्गल को कौन मानता है और कौन नहीं मानता है। पुद्गल इज अ डीप कॉन्सेप्ट इन दी सोल, कि पुद्गल का मतलब क्या है, पुद्गल सामित्याज का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अच्छा, इतना ही नहीं, पहले पूछता था कि इंडिया में ट्रेवलर्स कौन आए, फाहिन आया, ह्यूनसांग आया, उसने क्या क्या बोला, ये दूसरा चीज था, तीसरा स्टेप था, उसने क्या क्या बोला, फिर वो कहाँ कहाँ गया, किस बादशाह के बारे में जिक्र किया, उसका कॉन्टेम्परेरी कौन कौन था। अभी हाल ये है कि ये पूछा 2024 में कि इंडिया से बाहर कौन सा ट्रेवलर गया जो चाइना चला गया। पहले ये था चाइना से इंडिया कौन आया,
अब ये है कि चाइना, इंडिया से चाइना कौन चला गया। तो दिस इज समथिंग ना जो आपको समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझते हो ना, ये थीम को उतना डीप में चले जाते हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये जितना आप डीप में जाओगे, क्योंकि आपको समझना ये है, थीम एक ही है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको 8-10 साल का एक वो दे दिया, ट्रेल दे दिया कि 10 साल में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओ तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ तक हम पहुंच गए। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज फंड को ये करती है, एडमिनिस्टर करती है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है, ये अलग कहानी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। इसमें कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती है, नेचुरल हेरिटेज साइट्स होती है और मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स होती है। इंडिया में अभी करंटली देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंक्लूडिंग जिसमें 34 आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, 7 आपकी नेचुरल हेरिटेज साइट्स है एंड 1 आपकी मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन दीज नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स। अभी बात करते हैं मोइदम्स की। मोइदम्स कौन है? मोइदम्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। मोइदम्स क्या है? 700 ईयर के ओल्ड ब्यूरियल्स है। ये आप देख सकते हो, ये जो माउंड है, इसके अंदर कोई राजा महाराजा होंगे जिनको अंदर डाल दिया इन लोगों ने जब वो मर गए। अच्छा हाँ, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है, ये एक ही है हमारे पास, काजीरंगा। ठीक है, और असम में 2 हेरिटेज साइट्स है, काजीरंगा भी और मानस नेशनल पार्क भी। मोइदम्स 700 साल पुराने हैं। मोइदम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट ब्यूरियल सिस्टम्स ऑफ अहोम डायनास्टी। अहोम डायनास्टी कब थी? ठीक है, अहोम डायनास्टी वाज फ्रॉम 13 टू 19th सेंचुरी। ठीक है, अहोम डायनास्टी माउंट ब्यूरियल ऑफ रॉयल्स ऑफ द अहोम डायनास्टी। अहोम के चारियादियो डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इनको बोला जाता है दैट दे आर द रॉयल टूम्स। व्हाट आर दे? दे आर रॉयल टूम्स, प्लस दे आर द सिमिलर वंस टू टू थिंग्स। मतलब इनकी सिमिलैरिटी है किस किस चीज के साथ? एक, चाइना में हुआ करते थे रॉयल टूम्स, वैसे हैं ये। दूसरा, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स हुआ करते थे, ये वैसे ही बनाए गए हैं। इजिप्ट में जो पिरामिड्स हुआ करते थे वो फेरोह के टाइम पे थे, जिसको यूजुअली फिरौन बोलते हैं, उसके टाइम के हैं। अहोम रूल वाज ऑल अराउंड फॉर 600 ईयर्स। ठीक है, 600 साल का ये रूल था अहोम्स का। दे वेर प्रीवियसली थॉट कि ये हो गए डिकीज, वंस द पर्सन इज डिकीज एंड देन with a paraphernalia they were buried into these. However, after 18th century, Ahom rulers adopted a Hindu method of cremation और उसके बाद वो लोग जलाने लग गए। कब से जलाने लग गए? आफ्टर आफ्टर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बाद से ये लोग जलाने लग गए अपने मुर्दों को, अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशंस। अदरवाइज उससे पहले ये लोग ऐसे ही माउंट्स में दफन कर देते थे उनको। अहोम रूल, और ये तो हो गया इसका। मॉर्टल रिमेन्स अभी भी है, दे आर हाईली वेनरेटेड, और उनकी थोड़ी बहुत पूजा वूजा भी होती होगी। वी डू नॉट नीड टू गो इन टू दैट, रेस्ट इट्स ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, इट टॉक्स अबाउट चिल्ड्रंस पर्सनल डेटा। ठीक है, कि बच्चों का पर्सनल डेटा एंड यूजिंग द चिल्ड्रंस पर्सनल डेटा लीगली एंड सिक्योरली। How can we use it? What is the data and what all are the nits and grits? Let's look at it. The author is someone from Vedic school. I guess it is a public policy school, and she says that in education system of India there are 15 lakh schools and 97 lakh teachers with 26 crore students. The data platform for which Indian government is pursuing is known as UDISE। ठीक है, जिसकी बेसिस पे हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। द पर्पज ऑफ दिस डेटा इज टू मैनेज द एजुकेशन सिस्टम, कलेक्ट द रियल टाइम इंफॉर्मेशन,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि किस एरिया में कितने स्कूल्स है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन स्टूडेंट का क्या रैंक है, कितने मार्क्स, कितना परफॉर्मेंस, हर एक, ये एक बहुत ही बड़ा डेटा बैंक होगा। और उसी की बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी क्या बनानी है, कैसे पॉलिसी के डिसीजंस लेने हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, बेसिकली ऑल अबाउट बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, द गोल इज टू एडमिनिस्टर एंड ऑप्टिमाइज सर्विस डिलीवरी। प्लस देयर इज वन मोर थिंग विच ही मेंशंस इज अपार। अपार मैंने इससे पहले भी मेंशन किया हुआ है, ऑटोमेटेड permanent academic account registry. What is APAR and what APAR does? APAR is basically a one nation, one student initiative. One nation, one student initiative, जिसमें हर स्टूडेंट को एक आइडेंटिटी दी जाएगी, एक आईडी कार्ड होगा नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो अपार में ये भी देखना है दैट अपार इज अ स्पेशल आईडी सिस्टम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया। ठीक है, ऑल देख के स्टेटमेंट काटना मत, इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, under the initiative each student would get a lifelong APAR ID, making it easy for them to have their tracks, academic progress, preliminary और प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके, ये पॉइंट याद रखना, प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा इसी एक आईडी के ऊपर स्टूडेंट का, और ये आईडी डिजी लॉकर के साथ लिंक हो जाएगी एंड देन ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इशू क्या है, एडिटोरियल क्या बोल रहा है? एडिटोरियल बोल रहा है कि हमारे पास अभी नीड क्या है कि हम इस अपार को और यूडीआईएससी प्लस को इंटीग्रेट करें ताकि हमारे पास इजी हो जाए स्कूलिंग बच्चों की। ठीक है, इसके साथ साथ वी नीड टू कोलैबोरेट डिजी लॉकर एंड एडटेक कंपनीज ताकि उनका भी इजी हो जाए कि डिजी लॉकर से वो ये देख ले, या मतलब ये सब चीजें अगर इंटरलिंक हो जाए तो हमारा जो ये एनालिसिस होगा, ये बिग डेटा एनालिसिस, ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ के साथ साथ हमें और ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी, निट्स एंड ग्रिड्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। एक रूरल एरिया है जो बहुत ही डिस्टेंट फार एक जगह पे है ना, बट पता चला कि वहां के बच्चे जो है उनका ग्रेड बहुत ऊपर है, हर एक बच्चा जो है लर्निंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि हमें पता है वहां पे स्कूल जो है वहां पे बस 2 ही टीचर है और जो बच्चों का रोल है वो 100 है। यहां तक तो हमें पता चल गया। अब ये डेटा पता कैसे चलेगा? सबसे पहले इस लर्निंग कैपेसिटी को पता करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, कौन सा? ONOS का, वन नेशन वन स्टूडेंट वाला डेटा। तभी हमें पता चलेगा कि लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। फिर हमारे पास ये डेटा होना चाहिए अबाउट UDISC प्लेटफॉर्म का, कि कहाँ पे रिसोर्सेज है, कितने पॉलिसीज है। अब अगर इन दोनों को लिंक कर दिया, फिर डिजिटल लॉकर को लिंक कर दिया, तभी जाके हम ये पता कर पाएंगे, या हमें ये पता चलेगा कि इस रूरल एरिया में एक्चुअल में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है। हो सकता है वो न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है वो बच्चों पे ध्यान देने की वजह से हो सकता है वो इसलिए हो बिकॉज दीज स्टूडेंट्स दे आर नॉट हैविंग दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट विच वी फेस इन दी अर्बन एरियाज, है ना। तो ऐसी स्टडीज करने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ द प्रॉब्लम्स विच दी ऑथर हाईलाइट्स आर, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेटा शेयरिंग पॉलिसी जो हमारी 2020 की है, विच नीड्स अपडेशन। क्योंकि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट आया था 2023 का, उसके बाद इस पॉलिसी में अपडेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, क्लियर कट रेगुलेशंस नहीं है हमारी एडटेक प्लेयर्स को लेके, कि वो कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक वो अपनी पॉलिसी चला सकते हैं, वो एडवर्टीजमेंट कितना कर सकते हैं, या जो ये एडटेक प्लेयर्स है इनके ऊपर रेगुलेशंस, कि वो जो कोर्सेज निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो सब सब लोग क्लेम करते हैं ये टॉपर मेरा है, ये टॉपर मेरा है, ये टॉपर मेरा है, और टॉपर एक ही होता है, वो सब कोचिंग से थोड़ी पढ़ेगा, मतलब फिर तो उसको 10-15 साल लग जाएंगे ना हर कोचिंग में क्लासेस करने में, तो उसके बाद वो टॉपर बनेगा, बट वो बना होता है 2 साल के अंदर ही। तो दैट इज समथिंग विच आर इशूज विद रिगार्ड टू दीज। अब अगर इनको ये डेटा का एक्सेस मिल जाए, तब हाउ मच स्कैवेंजिंग विल बी ओवर दिस डेटा, कि वो कितना बैठ के इस डेटा को चुन चुन के खाना स्टार्ट करेंगे, और कितना वो स्टूडेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट करेंगे वो एडटेक प्लेयर्स। दैट टू इज वन ऑफ द इश्यूज।
देर आर इश्यूज विद वेरीफिएबल कंसेंट, पेरेंटल वेरीफिएबल कंसेंट, कि सच में पेरेंट्स ने जो कंसेंट दिया हुआ है अबाउट देयर चाइल्ड कि उसका डेटा ले लो और उसका डेटा अपडेट कर दो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे और उसके बाद उसके डेटा को यूज कर लो, इज इट एक्चुअली देयर? या पेरेंट्स के पास वो जो कंसेंट दे रहे हैं, क्या वो कंसेंट ऐसा है जो नॉलेजेबल कंसेंट है? क्या उनको पहले समझाया जा रहा है कि इस डेटा के प्रोज एंड कॉन्स क्या है अगर आपने दे दिया ये कंसेंट तो? These are some of the issues. And next are legal frameworks, because she says that right to privacy is a fundamental right under Puttaswamy judgment. There are three parts, and there are three-part test for the state action to understand this. अगर कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और आप उस फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करते हो, तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली, कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आप ये डेटा कंसिडर कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, इस डेटा के ऊपर या जो डेटा प्रिंसिपल है उसको आप एक्सेस ले रहे हो, उसकी डेटा को एक्सेस कर रहे हो और उसकी डेटा को यूज कर रहे हो, इज इट फॉर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट? क्या ये सच में उन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए है या फिर ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए है फॉर एडटेक कंपनीज? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसिटी, और कितना प्रोपोर्शनैलिटी है उस चीज का? अगर आप सही देखो, आप जब आंसर लिखोगे तो आपको ये तीन वर्ड्स ही लिखने हैं। आप इन तीन वर्ड्स को बैठ के डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना। समझ में आ रही बात? वो नहीं करना है। तीन वर्ड्स लिखने हैं, बट अपने आप की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक्चुअल में मतलब क्या है इसका। नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर आप किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हो एट नेशनल लेवल, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, वो नीड क्या है उस चीज़ की, क्यों कर रहे हो? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है या क्यों करना है, इन दोनों के लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द लीगल बायस, लीगल बेसिस, कि आप किस लॉ के बेसिस पे ये कर रहे हो। क्या आपने इस चीज को एक्सेस करने के लिए कोई लॉ लेके आए हैं या बस आप एक नॉर्मल सी स्कीम लेके आ गए हो? एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ दी अपार एंड UDISE प्लस टू इंटेग्रेट इट विद आधार। आधार के साथ इंटीग्रेशन करने का क्या फायदा है, तो ये भी देखना जरूरी है। दीज आर सम ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क्स विच ही हाईलाइट्स। नेक्स्ट, डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, दैट अगर आप ये डेटा कंसिडर कर रहे हो तो वेदर दिस डेटा विल बी सिक्योर इनफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेसी प्रिंसिपल्स। डेटा मिनिमाइजेशन मतलब कम से कम डेटा आप कैसे यूज कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। जितना आप ज़्यादा डेटा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप निकालोगे, बट जितनी आपकी नेसेसिटी है, जो इम्पॉर्टेंट है डेटा फॉर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट, जितना ही डेटा लॉ आपको परमिट कर रहा है उतना ही डेटा आप यूज़ करो। प्लस देर शुड बी नीड, देर इज नीड एक्चुअली फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थेफ्ट्स एंड साइबर ब्रीचेस। हमने अभी पढ़ा, साइबर सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा था एक डिस्कशन में हमने। पॉलिसी गैप्स, डेटा शेयरिंग पॉलिसी गैप, क्लियर लीगल लाइबिलिटी फॉर द मिनिस्ट्री एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी बच्चे का डेटा लीक होता है, उसको साइबर बुली किया जाता है, then there should be some redressal mechanism also. What the editorial gives us the suggestions are to develop a standard SOP for both technical and legal perspectives, कि हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए कि हम क्या फॉलो करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, कि कैसे इस डेटा को इंटीग्रेट भी करें, यूज़ भी करें, अलाउ भी करें, रेगुलेट भी करें। हर एक चीज़ के ऊपर हमें एक डिटेल में SOP होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होना चाहिए और डेटा ऑथेंटिसिटी के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स का ज़रूरत है उन सबको कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड पर्सनल डेटा को लेके, चिल्ड्रन का जो पर्सनल डेटा है वहाँ पे कंसेंशियस कंसेंट ज़रूरी है, कंसेंशियस अप्रोच लेना ज़रूरी है, कंसेंट लेना ज़रूरी है, और कंसेंट जो है वो नॉलेजेबल एंड लॉफुल कंसेंट होना चाहिए। See, this editorial is important again. It talks about बे ऑफ बंगाल। एडिटोरियल लिखने वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवी पंत, जिनको बहुत ही ज़्यादा कोट किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छे जाने माने रीडर है, अच्छे जाने माने ऑथर है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में ही बात करती है। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द रीसेंट बिम्स्टेक रिट्रीट, फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट इन न्यू दिल्ली, जो अभी इसी महीने हुई थी, पिछले महीने।
It focuses on connectivity, trade and investment in the Bay of Bengal region. And there are preparations for 6th BIMSTEC summit in September. September में होने वाली है ये summit. Now, BIMSTEC is a regional organization, important organization है. 5 साउथ एशियन एंड 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की ये ऑर्गेनाइजेशन है. डाइवर्स कंट्रीज़ है यहाँ पे. इसका रोल भी बहुत अच्छा है. लाइक ग्लोबल जीडीपी में, पॉपुलेशन में इट स्टैंड्स ऑन अ फुटिंग, ठीक है, जहाँ पे इसका लार्जर शेयर है. इंडिया को लेके इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. मतलब इंडिया के इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सी बिम्स्टेक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, दीज ऑल डिपेंड ऑन, मतलब दे टोटली हैव अ विजन ऑफ द लार्जर इंडो पैसिफिक. क्योंकि अगर इंडिया रीजनली एक लीडर बनता है, अगर इंडिया का एक रीजनल लीडरशिप हो जाता है, then only India can become a global leader. Once it has to be leader in itself, then it has to be leader in the regional area or the region which it contains, like West Asia, South Asia, East Asia, Southeast Asia, है ना, North Asia, ये पूरे एरिया में. बट इंडिया हैज़ कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, ठीक है. इंडिया, चाइना, रशिया, है ना, मेजर कॉम्पिटिटर्स है. तो अब यहाँ पे अगर आप मेजरली देखो तो बड़ी कंट्रीज तो यही है, और इनमें भी रेस तो इसी चीज़ की है ना, कि पहले रीजनल लीडर बनेंगे, उसी के बाद तो ग्लोबल लीडर बनेंगे. और उसके लिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. क्यों इंपॉर्टेंट है समझना ये है, यहाँ पे स्मॉल एंड आइलैंड कंट्रीज है जिनके इश्यूज बहुत सारे हैं, जो बैंकरप्ट भी है, जिनके पास पैसा भी नहीं है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल एवेन्यूज़ भी नहीं है, जिनके पास लैंड भी उतना ज़्यादा नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले हैं. अगर इंडिया उनकी वॉइस को रेज करता है, देन ओनली इंडिया कैन बिकम एंड हैव अ से इन द ग्लोबल forums. Next, so these are the interests of India in all of this. Therefore, the access to sea for India's landlocked northeastern region is also there. कि हम बिम्स्टेक के थ्रू ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक्सेस कर सकते हैं. रिसेंटली देर वॉज दिस, इफ यू सी, देर वॉज दिस कनेक्टिविटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट. दैट इज़ वन थिंग. प्लस वी ऑल्सो हैव कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, है ना. तो ये सब चीज़ें समझनी है. प्लस इसके साथ साथ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड Ministry of Shipping ने last month I guess there is a Miami port or Maya port which is in the West Bengal, and there is Sultanganj port in Bangladesh, ठीक है, जिनके बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर दी थी थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप करें तो ये इंडिया के इंटरेस्ट्स को कितना ज़्यादा दर्शाता है. द की पॉलिसी अलाइनमेंट्स हेयर आर, जो इंडिया पॉलिसीज परस्यू कर रहा है, विच इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन. द एडिटोरियल हाईलाइट सम ऑफ द की सेगमेंट्स ऑफ दिस रिट्रीट सेरेमनी. इट सेज, सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट सेगमेंट टॉक्स अबाउट रीजनल कोऑपरेशन एंड देयर शुड बी अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑल ऑफ द रीजन, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके पॉलिसी डेवलपमेंट हो पर्टिकुलरली इस पूरे रीजन के लिए. प्लस इंडिया सपोर्ट फॉर द कैंसर रिसर्च एंड ई वीज़ाज was also highlighted in this summit. Focus should be on private sector involvement, connectivity and security of the region, owing to the threats which are coming from the marine domain, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड में बहुत सारे थ्रेट्स हैं, उसको लेके यहाँ पे बात हो रही थी. There are some bilateral engagements also and future outlooks are like कि हमें इंडिया को एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक डेकेड पूरा हुआ है, और यहाँ पे हमें एम्फेसिस देना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड द रीजनल वेलबींग. जो पूरा हमारा रीजन है इस पे काम करना चाहिए. अभी मैं इस एडिटोरियल को कम डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगेन वी हैव वन मोर एडिटोरियल ऑन द सेम लाइंस which talks about which these two editorials. In the upcoming slides we will be seeing an editorial
अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. नाउ लिविंग दिस एडिटोरियल असाइड, देर आर टू एडिटोरियल्स. एक कॉर्नर सेक्शन में आया था और एक न्यूज़ आर्टिकल था, बोथ टॉकिंग अबाउट द यूएस डायनामिक्स एंड द इजराइल क्वेश्चन. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो इस मीटिंग में, है ना, नेतन्याहू और कमला हैरिस, दे मेट. नेतन्याहू द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, they met, and there was a clear statement from the, you can say, the running up candidate to the presidential elections of USA, Kamala Harris, and she said that yes, there will be discussions on Gaza. So there is changing dynamics. Okay, of US politics, which we should understand. What actually is changing? And if you talk about the ongoing military actions in Gaza, okay, there are new evacuation orders from the Khan Yunis region of uh, in the Khan Yunis region of Palestine. Actually, there are more than 39,000 casualties and 90,000 people are wounded already. There is wide scale displacement and humanitarian crisis which is going in Gaza, which has been an issue जो हम सब ने देखा, है ना, कि बहुत ही बड़ा इशू था ये. अब बात ये है कि इंडिया का स्टांस भी चेंज होता गया, और लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्टांस भी चेंज होता गया. वी ऑल्सो हैव अ पॉलिसी ऑफ डिहाइफिनेशन, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इसराइल, वी विल सी इट इन डिटेल देन. अभी हम यूएस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और यूएस में क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं. यूएस का पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, तो अभी व्हेन नेतन्याहू एड्रेस द यूएस कांग्रेस, ठीक है, उस टाइम पे it was basically that USA's military support for Israel will continue, and there is global criticism and protest in USA. The protesters are basically demanding that there should be a ceasefire, है ना. ये भी हमने देखा that some protesters are standing for ceasefire in this region, but there is a kind of shift in USA's stance. Harris totally is outspoken on the criticism of war impacts on Gaza, and she says that there should be an end on this devastating conflict. When we talk about the Biden administration's approach, so Biden usually was behind the scenes, and there was a pressure on Israel from behind the scenes of Biden administration, and Israel in the international arena was now criticized as a rogue child, ठीक है, which earlier was a brainchild of USA, but is now criticized as a rogue child of USA. Now, the basic demand from political and the civil arena of USA was that you should stop and you should call the end to this devastating conflict, and you should uh, try to uh, establish a ceasefire in this region. With the changing dynamics in the US Israel relations, there is some sort of erosion in the national consensus on the Israel in USA. एंड जितनी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म भी बढ़ रहा है. नाउ वी विल बी सीइंग कि हैरिस के आने के बाद और ये इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होने के बाद यूएसए और इसराइल के रिलेशंस कितने चेंज होते हैं, बट दैट इज़ समथिंग जो इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा. इलेक्शंस के बाद जो पॉलिसी में चेंज आएगी वो देखा जाएगा. यूजुअली पॉलिसी रिमेन स्टेबल, ठीक है, उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बट यस, the contrast between the Trump era and the Biden era was quite visible. And Trump was a bit conservationist, but Biden was basically a most liberal person, usually trying to engage in the world politics and trying to be the climate leader, taking footsteps ahead, forward footsteps for climate and all the human rights and other things, sending aids and other things, and participating in the global arena. But Trump was for making the America great again. Now there is a contrast which is visible, है ना. So let's see what happens after the elections. We just need to keep an update on these things. This statement came
and this editorial will discuss about the ASEAN, the cornerstone of India's Act East policy। जैसा मैंने अभी आपको बोला था एक एडिटोरियल पहले कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड आसियान में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है दैट आसियान स्टैंड्स एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और ये स्टेटमेंट आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। And he said that the current political, economic, and security cooperation with ASEAN is of most or utmost priority. So is the people-to-people linkage that we constantly seeking to expand. ठीक है, यहां से यहां तक जो ये स्टेटमेंट है इसको याद कर लो। याद क्या कर लो, अपने नोट्स में रख लो, आपके इंट्रोडक्शन के काम आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी। ये एक अपग्रेड था फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट, क्या क्या प्रमोट करना है हमें? इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस इन द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन। पूरे एशिया प्लस पैसिफिक रीजन में हमें ये तीन चीजें प्रमोट करनी है: इकोनॉमी, कल्चर एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को इम्प्रोवाइज करना है। वी नीड टू ऑल्सो इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें हम पीपल टू पीपल टाइज, बाइलेटरल एंड रीजनल एंड मल्टीलेटरल लेवल टाइज को इम्प्रोवाइज करेंगे। इसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू डेवलप द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और इंडो पैसिफिक रीजन की जो डेवलपमेंट्स है, दे आर बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया when we talk about the northeast region of India, which will be a gateway for Southeast Asian region. ठीक है, and India's Act East with its Act East policy will deepen the political, economic and security relations with the Southeast Asian countries. China, on the other hand, India has to balance its rise and understand that China is also a key driver when it talks about balancing the Indo-Pacific domain. If we talk about the Look East policy, लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी बहुत पहले आई थी। ठीक है, एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1992 में इट वाज पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ठीक है, 1992 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए थे, उसी का अपग्रेड हुआ 2014 में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में डिफरेंस क्या क्या था? लुक ईस्ट वाज जस्ट टू मेक इंडिया अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान, और लुक ईस्ट के बाद इंडिया जो है एक पार्टनर बन गया, डायलॉग पार्टनर बन गया आसियान का। ठीक है, एंड 2012 में इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, और उसके बाद 2017-18 में अगर आप देखो तो ट्रेड हमारा बहुत इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेंट बना इन ईस्ट एशिया समिट में, प्लस आसियान रीजनल फोरम, ये बाकी सारी ऐसी फोरम्स में फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसके साथ साथ इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी देयर वर 4 सीज जिस पे काम करना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि क्रोनोलॉजी और निमोनिक्स में हम थोड़े बहुत एडवांस हो गए थे इस टाइम पे, तो हमने बोला 2014 के बाद कि 4 सीज पे काम करेंगे। 4 सीज में क्या क्या आएगा हमारा? एक आएगा कल्चर, एक आएगा कॉमर्स, एक आएगी कनेक्टिविटी और एक आएगी कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो 4 सीज पे काम करेंगे, और 4 सीज पे काम करेगी कौन सी पॉलिसी हमारी 2014 के बाद? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है,
अब हमने इन 4 चीज़ों पे काम करना है, तो किस एरिया में काम करेंगे? साउथ चाइना सी में काम करेंगे, इंडियन ओशन में काम करेंगे और पैसिफिक ओशन में काम करेंगे। और इसी को लेके फिर लेटली वी ऑल्सो डेवलप द नैरेटिव अराउंड द क्वाड। अगर आप इनिशिएटिव्स की बात करें कि एक्ट ईस्ट को लेके हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव्स रहे हैं अभी तक, तो रिमेंबर, सबसे पहले हमारा था अगरतला अखूड़ा और अखवाड़ा रेल लिंक। ये जो रेल लिंक है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इसमें इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट के लिए हमने इनलैंड वाटरवेज भी डेवलप करे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बोला था दैट हमारे पास एक कलादन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भी है, प्लस हमारे पास एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी है, जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड IMT इन तीनों को कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम which works on road and bridges and modernization of hydroelectric power projects। प्लस हमारे साथ इसी बात को लेके एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके हमारे पास भी ऑल्सो हैव द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जो रिसेंटली जापान ने रिलीज की थी। ठीक है, द अदर इनिशिएटिव्स आर अबाउट मेडिसिन, PhD स्कॉलर्स एंड व्हाट नॉट। सो रिमेंबर दिस वाज ऑल अबाउट आसियान एंड बिम्स्टेक। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस कर ली। लास्ट में आई वांट यू टू अंडरस्टैंड स्पेशल कोर्ट्स, और ये स्पेशल कोर्ट्स क्या है और क्यों बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था 2017 का। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम राहुल गांधी के ऊपर एक डेफेमेशन केस चला था। डेफेमेशन केस के चलते उनको डिसक्वालीफाई किया गया था बिकॉज उनको डेफेमेशन केस के अंदर सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिली थी, दैट वाज 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन विच ही गॉट अ स्टे ऑर्डर लेटर। ठीक है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट उनको नहीं मिला, उनको स्टे ऑर्डर मिला। स्टे ऑर्डर वो लेके आ गए और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया ना। नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 52nd, मतलब कोई उतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज दीज स्पेशल कोर्ट्स। इट इज सेड MP MLA कोर्ट, MP MLA कोर्ट। ये क्या कोर्ट होता है? ऐसा कोई नाम आपने सुना है आज तक क्या कि ऐसा कोई कोर्ट होता है? MP और MLAs के लिए अलग से कोर्ट होगा, उनके लिए अलग ही जुडिशरी बनेगी? अब नहीं, ऐसा नहीं, उनके लिए जुडिशरी अलग नहीं बन रही है या उनके लिए कोर्ट अलग से नहीं बन रहा है। दिस वॉज बेसिकली इन 2017 दैट सुप्रीम कोर्ट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और बोला कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनवाने का सोच रहे हैं और ये स्पेशल कोर्ट्स सेटअप होने चाहिए पूरी कंट्री में फॉर फास्ट ट्रैक एंड लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और 2017 के बाद हमने 12 ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बने कंट्री में, और ये 12 स्पेशल कोर्ट्स बने 11 स्टेट्स में, विच विल टेक केयर ऑफ द केसेस ऑफ MPs एंड MLAs। इनके केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए बने ये। ठीक है, और 2020 के बाद, ठीक है, 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक यू कैन से एमिकस क्यूरे एक पर्सन को एस्टैब्लिश किया, मतलब इट वाज बेसिकली फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। यू शुड अंडरस्टैंड 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को डेजिग्नेट किया और बोला आप इस चीज़ को स्टडी करो, और उन्होंने 2 रिपोर्ट्स दी और उन्होंने बोला कि स्पेशल कोर्ट्स जो है, चाहे ये कितना भी काम अच्छा कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे पास 4000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं, क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं, जिसमें अराउंड देर आर 4000, मोर देन 4000 केसेस, जिसमें अराउंड 2500 सिटिंग MPs और MLAs हैं, सिटिंग MPs और MLAs इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी
हाउसेस का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, चाहे वो एमएलए है या एमपी है, वो ऑलरेडी 2500 एमएलएज या एमपीज ऐसे हैं इन 4000 में से जो ऑलरेडी अपने हाउसेज में हैं, पार्ट ले रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, और 4000 केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है। ये 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है। और अभी की डेट में अगर आप देखो तो ये जो केसेस का नंबर है ये 5000 भी पार कर चुका है। अब समझते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट है क्या। स्पेशल कोर्ट की जो जूरिसडिक्शन है लिमिटेड होती है, लिमिटेड जूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। लिमिटेड जूरिसडिक्शन इसलिए होती है बिकॉज इट हैज एक्सेस टू ट्रायल्स of cases and offences which are under SC/ST Prevention Act 1, narcotics 2, and they have been established for trials which are in violation of NIA Act of 2008 और द करप्शन केसेस, ऐसे ऐसे केसेस के लिए, प्लस इनका एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, इट फॉल्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये यूटी की गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता। समझ में आ रही बात, ठीक है। इनका एस्टैब्लिशमेंट और इनका ऑपरेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं आता, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, यूटी की गवर्नमेंट के अंदर आता है। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है टू स्ट्रेंथन दीज, इट वाज प्रपोज्ड इन 14th फाइनेंस कमीशन कि हमारे पास अराउंड अराउंड सेटअप होना चाहिए 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। ये 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि इतना हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का नंबर बढ़ जाए, ताकि जितने ज़्यादा कोर्ट्स होंगे हमारे पास उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी जूरिसडिक्शन, ये जो जुडिशरी है वो जल्दी जल्दी केसेस को प्रोसेस करेगी, है ना। और इस स्पेशल कोर्ट में कौन कौन होता है? इस स्पेशल कोर्ट में आपको समझना है इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन में देयर आर, वन इज कि जो इसको हेड करेगा उसको नॉमिनेट करेगा हाई कोर्ट का जज, ठीक है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो हाई कोर्ट के एक जज को नॉमिनेट करेगा। ये सिटिंग जज भी हो सकता है, उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा एंड उसको स्पेशल कोर्ट दे देगा, मतलब वो स्पेशल कोर्ट हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। बट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के करेगा काम। इस कोर्ट का कुछ स्पेशल जूरिसडिक्शन भी है ओवर सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस लाइक बैंकरप्सी, क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फैमिली मैटर्स, इमिग्रेशन, कस्टम्स, ये सब चीज़ें भी ये देखता है। तो इस कोर्ट के पास दो चीज़ें, एक तो लिमिटेड जूरिसडिक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, दूसरा कुछ स्पेशल जूरिसडिक्शन भी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक बैंकरप्सी, फैमिली मैटर्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें लक्ष्मीकांत पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? तो चलो आगे, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ और होगा तो पूछ लेना। लास्ट में देयर इज दिस इशू ऑफ बायोफ्यूल्स एंड सेंटर्स पॉलिसी अबाउट बायोफ्यूल्स। शुगर मिल्स, दे आर सीकिंग दैट देयर शुड बी अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट सस्टेनेबल फ्यूल्स। अब ये सस्टेनेबल फ्यूल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्होंने ये गए हैं मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास और उनसे पूछा है कि देयर शुड बी अ पॉलिसी फ्रेमवर्क जहाँ पे ये जो शुगर मिल्स है दे शुड बी इन ट्रांजिशन फ्रॉम शुगर मिल्स टू बायो रिफाइनरीज, कि हम जो है हम ही बायो रिफाइनरी बन जाए। व्हाट इज बायो रिफाइनरी? जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करती है, लाइक बायोफ्यूल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बायोफ्यूल्स। फिर जब क्वेश्चन आता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफ्यूल और कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोफ्यूल, फिर बोलते हो सर ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये यहीं से आता है। कौन कौन होता है बायोफ्यूल? बायो इथेनॉल, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो गैस, ठीक है। बायो इलेक्ट्रिसिटी, दिस टू इज अ बायोफ्यूल, ठीक है, अंडरस्टैंड इट। प्लस दे प्रोड्यूस, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एविएशन फ्यूल,
और एटीएफ जिसको बोलते हैं एविएशन टर्मिनल फ्यूल, ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, E100, this too is a biofuel, and 2G ethanols. ठीक है, Center has already unveiled 400 E100, that is 100% इथेनॉल जहां पे बनता हो, जो 100% इथेनॉल पंप्स होते हैं, ये सेंटर ने 400 पंप्स ऐसे बनाए हैं पहले ही। ठीक है, मतलब अनवील किए हैं, अभी तक बने नहीं है, ठीक है, वो अलग कहानी है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हमने न्यूज़ से उठा ली। अब हमें समझना है बायोफ्यूल होता क्या है और बायोफ्यूल कैसे बनते हैं, बायोफ्यूल्स की जनरेशंस क्या है। यहाँ पे तो बस 2G बायोफ्यूल्स की बात हो रही है। बायोफ्यूल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का 2019 में। अंडरस्टैंड, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमने पहली बार सेलिब्रेट किया 2G इथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश करके, और ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे था ये हमने 5 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है, हमें समझना है कि बायोफ्यूल्स होते क्या है। दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। These hydrocarbon fuels that are produced from an organic matter. This organic matter can be living or it might have been once living. अभी ये खत्म हो चुका है, मर चुका है, it's non living now, ठीक है, dead matter particularly, but within a short period of time. Remember, it is produced within a short time, बहुत जल्दी, मतलब कुछ दिन या वीक्स में ये प्रोड्यूस हो जाता है, एंड देन इसको बोलते हैं हम इट्स अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल, इट कैन बी सॉलिड, it can be liquid, and it can be gaseous. Solid में if you see, biofuel can be wood, dried plant material like पेड़ों के पत्ते, उनको जला के आप यूज कर लो, या इट कैन बी मैन्योर, ठीक है, काउडंग वेस्ट, उसको सुखा के ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। इट कैन बी लिक्विड, लिक्विड में वी हैव बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। गैसियस में वी हैव बायोगैस। यहां तक क्लियर हो गया। These biofuels are used to replace, or they can be used in addition to diesel, petrol, or other fossil fuels. They can also be used to generate heat and electricity. Some of these are used, and to maintain this thing that we should shift towards biofuels, because जो बाकी सारे फ्यूल है like petrol, diesel, या जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ बेसिकली कॉजिंग टू थिंग्स। वन, कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है वो सब चीज़ें, और दूसरा उन सब चीज़ों की वजह से हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें बायोफ्यूल्स पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीनर है और ये ज़्यादा बेटर है। अब बायोफ्यूल्स की कुछ जनरेशन्स आती है। भाई साहब, बायोफ्यूल्स की जनरेशन्स क्या होती है ये भी समझना है। व्हाट आर द जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल? तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, दे आर बेसिकली मेड फ्रॉम फूड सोर्सेज सच एज sugar, starch, vegetable oil, or animal fat. The animal fat which was conventional, and these first generation biofuels, they are made by using conventional technology. ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया है कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग इनमें, इनको बनाने के लिए। इसमें फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में द कॉमन बायोफ्यूल्स आर बायो एल्कोहल, बायोडीजल, vegetable oil, bioethers, and biogas। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फूड आइटम्स,
और दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स नॉन एडिबल पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। या तो आपके पास नॉन फूड क्रॉप होगा, या तो कोई फूड क्रॉप है बट उसका नॉन एडिबल पोर्शन, वहां से सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनता है। जैसे राइस है, ठीक है, अगर ये राइस प्लांट है, इस राइस प्लांट का ये वाला पोर्शन निकाल लिया, इसमें से राइस निकाला, बाकी जो बचा लाइक राइस का हस्क, ठीक है, राइस का स्ट्रॉ, या जो बाकी पेड़ है यहां तक, इवन इसके रूट्स तक, ये जो नॉन एडिबल पोर्शन है, इसका सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनता है। ठीक है, इसमें स्टेम, हस्क, वुड चिप्स, फ्रूट स्किन, एंड वंस यू पील आउट द स्किन ऑफ फ्रूट्स, वो सब चीजें यूज होती है। द एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें फ्रूट्स का स्किन है, पीलिंग है, सेल्यूलोज, इथेनॉल एंड बायोडीजल यहां पे बनता है। यहां पे जो यूज होता है, हम यहां पे थर्मो केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं, प्लस बायोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस सच फ्यूल्स। Though these fuels do not affect food economy, their production is quite complicated. It is reported that these biofuels they limit less greenhouse gases. ठीक है, यहां से कम ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है, दे आर प्रोड्यूस थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गे। यहां पे हम एल्गे का यूज करके बायोफ्यूल बनाते हैं। जैसे यहां पे जो बायोफ्यूल बनता है वो है ब्यूटानॉल। Microorganisms like algae, they can grow in land and water, which are unsuitable for food production. Therefore, what they do is, एक तो हम ये एल्गे को प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं, एल्गे को उगाते कहाँ पे है, उस जगह पे जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉन्ड ऐसा है जहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो गई है और वहाँ पे अब एल्गे प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में एल्गे खुद ही उग रहा है, तो इस एल्गे को जमा करके यूज करके हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे पर्टिकुलर एक कल्चर कर सकते हैं एल्गे का, जिससे एक तो वो पॉन्ड भी ठीक हो जाएगा, वापस रिवाइव हो जाएगा, और दूसरा बायोफ्यूल के लिए हमारे पास फोडर भी मिल जाएगा। तो ये भी समझना है। द ओनली डिसएडवांटेज टू दीज बायोफ्यूल्स इज दैट इसको याद रखना, दैट द ओनली डिसएडवांटेज टू दीज इज दैट जो फर्टिलाइजर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे ना एल्गे उगाने के लिए या एल्गे का सोर्स बनाने के लिए, उन फर्टिलाइजर्स की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। ठीक है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है, दे आर टू प्रोड्यूस फ्यूल्स क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, तो यहां पे जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं और फिर हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं। दे आर यूज्ड and taken in high amounts of carbon and are grown and harvested as biomass. ठीक है, these crops are converted into fuel using second generation techniques. हम पहले क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप उसको ज्यादा उगाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, फिर उस क्रॉप का बायोमास बनाते हैं और उस बायोमास को यूज करते हैं, एंड देन वी कन्वर्ट दैट बायोमास इनटू बायोफ्यूल थ्रू सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स। सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स को यूज करके हम ये बायोफ्यूल यहां पे बनाते हैं। द फ्यूल इज प्री कंबस्टेड एंड कार्बन इज कैप्चर्ड। फ्यूल खत्म हो गया, कार्बन इसका कैप्चर कर लिया, एंड देन द कार्बन इज सिक्वेस्टर्ड। यूजुअली इसको हम जियो सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, मींस जो ये कार्बन है उसको सिक्वेस्टर करके हम स्टोर कर देते हैं कहीं पे डिप्लीटेड ऑयल फील्ड या डिप्लीटेड गैस फील्ड में।
समझ में आया? यहाँ पे समझने वाली बात ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्रॉप उगाया, नॉर्मल क्रॉप हमारे पास था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेज, ठीक है, हमने मेज उगाया, बट हमें अगर बायोफ्यूल बनाना है तो हम मेज को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा उगाएंगे, या इसका जो बायोमास है मेज का, जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। वंस दैट ग्रोथ इज टू मच, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक फोल्डर तैयार होगा बायोमास का। बायोमास हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया, उस बायोमास को हमने सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स यूज़ करके बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब बायोफ्यूल कन्वर्ट कर रहे हैं तो दो तरीके हमारे पास, मतलब दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो हमारे पास फ्यूल आ जाएगा, एक हमारे पास CO2 का एमिशन होगा। CO2 का एमिशन जो है वो हम सिक्वेस्टर करके उसको स्टोर कर देंगे, कहाँ पे, ऑयल फील्ड में या फिर किसी और जगह पे, जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड होगा वहां पे डाल देंगे उसको, खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गए, 4 जनरेशन। इसके बाद टाइप्स आते हैं, एडवांटेजेस आती है, बाकी सारी चीजें हैं इसकी, तो वो हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। लास्टली वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस द PYQ फ्रॉम GS2 पेपर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। GS2 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एंड दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो सेल्फ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हर दूसरे साल तो क्वेश्चन आता ही है कि स्टेट्स जो है इनको पावर नहीं दे रही है, ना तो इनको फंक्शन करने दे रही है और ना तो इनको फाइनेंशियल पावर्स दे रही है। आपका कमेंट चाहिए इस बात पे कि क्या ये सच में ऐसी बात है कि स्टेट्स जो है वो रिलक्टेंट है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है इफ स्टेट्स आर रिलक्टेंट और दे आर नॉट रिलक्टेंट। ठीक है, whether they are reluctant or whether they are not reluctant, plus if they are reluctant what are the consequences, डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि वो रिलक्टेंट है उसकी वजह से लोकल बॉडीज के पास पावर्स नहीं है। जब उनके पास पावर्स नहीं है तो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर उनके पास पावर्स होते, अगर वो रिलक्टेंट नहीं होते, तो डेवलपमेंट में क्या सूरत हाल होती, कितना ज्यादा डेवलप होता। ये दो चीजें आपको समझनी है और एक्सप्लेन करनी है। दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस आंसर, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन एंड रिलक्टेंस एंड नीति आयोग का रिपोर्ट और बाकी सारी चीजें। रेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक you for connecting in here. All the best for your preparation ahead and all the best for the day ahead. Thank you.